हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी के इस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने तीन चैप्टर कर लिया है। आज हम लोगों का चौथा चैप्टर है आरंभिक नगर। और जिस तरह से मैं इसे पढ़ रहा हूँ उसी तरह से आप भी पढ़ लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? तो दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को एक पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित करने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर यशपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर में लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो हम लोगों के दिमाग में भी ऐसा प्रश्न उठना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस समय वे जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में, बात ध्यान में रखनी है, आप पाकिस्तान को मैप में खोजना। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहर स्थलों में हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई और इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। इसके लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसके बाद मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातत्व स्थलों को इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने अंडरलाइन किया है आप भी कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी इसके बारे में देखते हैं। इन नगरों में से कई को एक या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बना था। ये बात ध्यान में देनी है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की ईंटों से बनी हुई थी, ये बात ध्यान रखनी है। और इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हज़ारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई इस तरह होती थी जिससे दीवार खूब मजबूत बनी रहे। अब देखिए, शासक वर्ग की उपस्थिति यहाँ पे थी। जो दुर्ग था वहाँ पे शासक वर्ग की उपस्थिति थी और जो निचला भाग था वहाँ की प्रजा रहती थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इनकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हज़ारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। ये सब हमने पढ़ लिया है। यहाँ से पढ़ते हैं। कुछ नगर दुर्ग के नगर दुर्ग के कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर जोदड़ों में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंटों और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल परत चढ़ाई गई थी और इस सरोवर को दो तरफ से उतारने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर
कमरे बनाए गए थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से जो है ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। उच्च तकनीकी विकास को यहाँ पर दर्शाया गया। हड़प्पाई लोग तकनीकी का विकास यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे देखिए जो मोहनजोदड़ो ये सिंधु की है, यहाँ पर अभी भी वर्तमान में भी है, प्रासंगिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो में महास्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी में ये देखिए यहाँ पर कालीबंगा में अग्निकुंड मिला है। तो यहाँ पर राखीगढ़ी हरियाणा में कुछ मिला है। तो इस तरह आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी है, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किया जाता होगा। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। यहाँ पर धार्मिक स्थिति के बारे में अगर हम जानें तो अग्निकुंड है, यानी कि अग्नियों की पूजा होती थी, जल की पूजा होती थी, माता देवी की पूजा होती थी, पशुपति शिव की भी पूजा होती थी। यह बात आपको याद रखना है। ये देखिए ये स्नानागार है, यहाँ पर हमारे पास यह स्नानागार है। यहाँ पर देखिए चारों तरफ से सीढ़ियाँ इसमें बनाई गई हैं। अब हम भवनों, नालों और सड़कों के बारे में जान लेते हैं। देखिए इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलों के होते थे और नगर में आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश कमरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, जैसे धौलागिरा में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, जैसे कि वहाँ पर प्रदूषण ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया था। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था और हर नाली के हल्के ढके होने की भी साक्ष्य मिले हैं ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में जाकर मिल जाता था, यानी कि वहाँ पर जल प्रबंधन बहुत सही था। अब देखिए इस समय जल प्रबंधन हम लोगों का देखिए दिल्ली किस तरह से डूब रहा है। तो अगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसा जल प्रबंधन होता तो आज ऐसी घटनाएं नहीं होती, जिनके जरिए उनकी देखभाल और साफ़ सफाई की जा सकती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। आगे चलते हैं। अब हम वहाँ के थोड़े नगरीय जीवन के बारे में देखते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। वहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुड़े हुए रहते थे। वे संभवतः यहाँ के शासक थे। यह संभव भी है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। और इन नगरों में लिपिक भी होती थी, जो मुहावरों पर तो लिखते ही थे और शायद इन चीज़ों पर भी लिखते थे जो बच जाती थी। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी होते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। ये सब बनाते होंगे, आप यहाँ तक देख चुके हैं। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और यहाँ से उपयोगी वस्तु लेते थे और साथ ही लाते थे। सुदूर देशों की किस्से, कहानियाँ, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिसे बच्चे खेला करते होंगे। ये सब सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसमें आप लोगों को असावधानी हो रही होगी, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। अब हम लोग नगर और नए शिल्प के बारे में जान लेते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों को कुछ चीज़ें वहाँ मिली हैं, जिसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से बने धातुओं से बनाई गई थी। और तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए गए थे। सोने चांदी से गहने और बर्तन बनाए गए थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें बनाया गया है। अब देखिए हड़प्पा के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे और इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र अंकित होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। आप इसे पृष्ठ संख्या 6 पे भी देख सकते हैं। अब आपने अध्याय 3 नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़िए। फिर देखिए इसमें लिखा अध्याय 3 में तुमने जिस गांव के बारे में पढ़ा है, क्या वहाँ भी धातुओं का उपयोग होता था? आप अध्याय 3 इसमें आप देख लीजिएगा, मैंने इस पर एक लेक्चर बना दिया है। संभवतः 7000 साल पहले मोहनजोदड़ो के
में कपास की खेती होती थी। ये बात ध्यान रख लिए, मोहनजोदड़ो में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान से ढका हुआ कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं और पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत भी मिलता है। आइए हम देखते हैं इसको। इसमें अधिकांश वस्तुएं निर्माण विशेषज्ञों द्वारा की गई थी। अब आप देखिए, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप देखिएगा अपने बुक में या फिर वीडियो को पॉज करके। हाँ, तो ऊपर आया था फेयांस, तो यहाँ पे देखिए लिखा है पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर बनाए जाते हैं, लेकिन फेयांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों से चूड़े को गोंद से मिलाकर उसमें वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसके बाद इन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती है और चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री गहरे होते हैं। इस तरह से उसका होता है। आप यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं। फेयांस से मनके, चूड़ी, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। अब इसको ध्यान रखिएगा, फेयांस क्या है, कभी पूछ सकता है। देखिए अब कच्चे माल की खोज कैसे करते थे, आइए देखते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे कि भेड़, खरगोश, ये सब आपके हो गए। जैसे लकड़ी या धातुओं के अक्ष प्राकृतिक रूप में उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनके फिर कई तरह की सिंचाई की चीज़ें बनाई जाती हैं और मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किया गया कपास को कच्चा माल कहते हैं। इसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें नहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। आयात मतलब मंगाते थे, ये बात ध्यान में रखें। जैसे कि राजस्थान, कर्नाटका, ये सब अफ़गानिस्तान, यहाँ से मंगाते थे। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। हाँ, तो अब हम देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था, यानी कि तांबे को मंगाते थे। और ये देखिए जो क्या कहते हैं, ये जो पहिया वाला मिला है, यानी कि एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं, जो लड़िया होता है हम लोगों, उसको बनावली से मिला है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से और बहुमूल्य पदार्थों का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। ये बात आप जहाँ तक अपने जहन में बैठाना चाहते हैं बैठा लीजिए, क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन का क्या प्रबंध था। देखिए, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। आज भी ऐसा है, गांव के लोग ज़्यादा खेती करते हैं। और पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। देखिए, गन्ना नहीं उगाते थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि गन्ना नहीं उगाते थे। एक बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल को नहीं बच पाए। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिलते हैं और इस क्षेत्र में बारिश कम होते थे, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके बनाए थे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बनावली से ये वाला जो हल मिला है, बनावली से मिला है लकड़ी का हल। आप इसको ध्यान में रख सकते हैं ताकि एक इमेज बन जाए आपके दिमाग में बस, और इसका कोई पर्पज़ नहीं है। चलिए अब देखते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण कुछ कर लेते हैं।
कच्छ के इलाके में खरीद बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। वहाँ धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से में चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। यहाँ मिले कुछ अवशेष से हड़प्पा लिपि में बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है और इन अभिलेखों में संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। और यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर बनाए जाते थे और यहाँ पे लकड़ी पर बनाए। देखिए, धौलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं, आप इसको याद रख लीजिएगा। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ कीमती पत्थर जैसे कि कच्चा माल आसानी से मिल जाता था और यह पत्थर शंखों धातुओं के से बनाई गई चीज़ों पर एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और इस नगर में एक भंडारगिरी भी मिला है, यानी कि लोथल में भंडारगिरी भी मिला है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस भंडारगिरी में कई मोहरें, मुद्रांकन, मोहरबंदी, गीली मिट्टी और दबाने से बनी उनकी छाप को मोहरबंदी कहते हैं, आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, अब हम देखते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3,900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे मालों का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बने मिले और जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर भी झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। अब देखिए, ये क्यों आया होगा? महामारी की वजह से हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई होगी, या फिर व्हीलर द्वारा यह कहा जाता है कि सभ्यता के पतन के कई और कारण हो सकते हैं। देखिए, यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है जंगल का विनाश हो गया था। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ी हो, जिसके मवेशियों के बड़े बड़े झुंड को चारागाह और घास मैदान पर समाप्त हो गए हों। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई हो, लेकिन इन सब कारणों से स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने से असर कुछ ही इलाकों पर होगा, यह ऐसा कहा गया। हाँ, तो अब देखिए, आपका ये भी चैप्टर ख़त्म हो गया है और अब इसमें देखिए कुछ नहीं है। अब कल हम एक नेक्स्ट और लेक्चर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।